वेलकम टू एपी क्लासेस। आज के टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या है? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स और गाइडेंस। ये क्या है? ये रूल्स का सेट है और गाइडलाइंस है, ये एक तरीके की। इन्हीं को फॉलो करके आप बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे एक कंपनी के अकाउंट्स की एक्यूरेसी के बारे में पता लगता है। और आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो इन्हीं के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स को असम्पशंस भी बोल सकते हैं। And second one is accounting conventions. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस को फिर हम सब डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज फंडामेंटल, या आप बेसिक बोल सकते हो। कंसेप्ट्स या फिर असम्पशंस। एंड सेकंड आप बोल सकते हो अदर कंसेप्ट्स या असम्पशंस। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑल्सो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Second one is consistency. And third one is accurate. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम में पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है और आपको फुल टॉपिक भी पूछा जा सकता है। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल बेसिक फंक्शंस। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जो एवरी कंपनी को फॉलो करने ही पड़ते हैं। सो फर्स्ट आपका है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फर्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? गोइंग गोइंग मीन्स जो चलता रहता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? जब हम एक कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारी कंपनी फॉर एवर कंटिन्यू चलती रहेगी। हम ये एज्यूम नहीं करते कि हमारी कंपनी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बंद हो जाएगी। नहीं, हम अपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी के, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के इस बेस पे बनाते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फॉर एवर यानी कि हमेशा चलती रहेगी। इसी के बेसिस पे आप सारे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, going concern concept means company will continue for a foreseeable future. It can't be shut down in the future. कोई कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, जब आप एक कंपनी खोलते हो या एक बिजनेस खोलते हो तो हम इस होप से नहीं खोलते कि वो कल परसों या आने वाले 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, 1 ईयर में बंद हो जाएगा। हम इस असम्पशन से खोलते हैं कि जो हमारा कंपनी है या हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू चलेगा फॉर अ फ्यूचर। ठीक है, इट कांट बी शट डाउन इन द फ्यूचर। ये शट डाउन नहीं हो सकता फ्यूचर में। इट मीन्स कंपनी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा फॉर अ
फ्यूचर में कंटिन्यू राइज होता रहेगा। ठीक है, ये था आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे एसिड्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, एसिड्स मींस, इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स एसिड्स आर वैल्यूड at their cost and depreciated every year। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एसिड्स की वैल्यू कॉस्ट पे निकाली जाती है और उनको कॉस्ट के बेसिस पे उनको हर साल डेप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, आप एसिड्स की वैल्यू उस रेट पे नहीं फाइंड आउट करते, उसी दिन फाइंड आउट नहीं करते जिस दिन आपने इसे परचेज की है। ठीक है, इस ये कंसेप्ट क्या कहते हैं कि फ्यूचर चलता रहेगा। सो इसी बेसिस पे एसिड्स की जितनी आपने वैल्यू परचेज करी है, जितनी वैल्यू पे आपने एसिड परचेज करी है, उसकी एसिड की लाइफ देख के उसको हर साल आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, और हर साल उसके छोटे छोटे पार्ट को बियर करते हो। ये नहीं है कि उसका जितना आपने उस टाइम खर्चा बियर किया है उसी टाइम सब आप अपने अकाउंट्स में दिखा दोगे, नहीं, उसका पार्ट निकाल के यार उसको चार्ज करोगे एज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मान के। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल जैसे आपने मशीन ली है, ठीक है, मशीन कितने की है, ये आपकी एक एसिड है 1 लाख की। ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है ये 10 ईयर्स चलेगी। ठीक है, तो आप जैसे बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो आप ये ज्यूम नहीं, ये 1 लाख एक ही बार में नहीं दिखा दोगे कि आपने 1 लाख का लिया है कि आपका इतना खर्चा हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका आप एक्सपेंस निकालोगे कि 1 ईयर में हमें इस मशीन पे कितना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन जिसे आप कहते हो एक्सपेंस, क्या मैं एक्सपेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है 1 लाख और उसकी लाइफ कितनी है 10 इयर्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितनी पड़ जाएगी 10,000। ठीक है, 20 10,000। तो अब जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो 10,000 दिखाओगे, आप 1 लाख एक बार में ही दिखा दोगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या माना है कि हमारी कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एसिड्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, और उसको उसके एक्सपेंस को एवरी ईयर डिवाइड किया जाता है। तो ये था आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि आपको क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी नाम से क्लियर है, कंसिस्टेंस जो एक ही हो। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी ने पहले साल में एक मेथड अडॉप्ट किया है तो जब तक उसकी कंपनी चलती रहेगी उसको एवरी ईयर वो ही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वो होता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस इफ कंपनी adopted one's method, then it should be adopted same method in the coming years। It means, for example, मैं इसे समझाती हूँ। ठीक है, मान लो कंपनी ने एक मशीन ली, ठीक है, ₹1 पे। आने वाले क्लासेस में आप डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी अलग अलग मेथड अडॉप्ट करती है। तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, 2 मेथड्स होते हैं। एक WDV मेथड होता है जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं,
एक SLM मेथड होता है जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड्स है, कैलकुलेशन में आपको नहीं बता सकती क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको ये क्लियर होगा। सो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, आपकी जो मशीन है 1 लाख है। ठीक है, दोनों मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, SLM मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें अगर कंपनी एक साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है हर साल उतनी होती है। ठीक है, मान लो अगर इसमें कंपनी की कितनी हुई है, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, इतनी कॉस्ट। ठीक है, ये थी डेप्रिसिएशन, तो कंपनी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90,000। और नेक्स्ट ईयर में, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया कंपनी का, और सेकेंड ईयर में भी कंपनी कितनी करेगी, 10,000 करेगी। दिस वन इज 80,000 वैल्यू रह गई। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का सेकेंड ईयर। तो ऐसे ही सेम से मेथड लगता जाता है। तो ये हो गया आपका SLM मेथड। SLM मतलब स्ट्रेट, जो कंपनी पहले साल में फॉलो करेगी हर साल वही फॉलो करेगी। और अब हम बात आते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। नाम से क्लियर है, रिटर्न डाउन, जो डाउन होती जाती है। मान लो कंपनी के पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, दिस वन इज कॉस्ट, दिस वन इज डेप्रिसिएशन 90,000। ठीक है, अब कंपनी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी वो 10,000 नहीं करेगी, किस पे करेगी, ये जो वैल्यू आई है 90,000, अब जो लेस होके वैल्यू आई है 90,000 पे करेगी। मान लो इसका 10% निकालना है, 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81,000 आया डिफरेंस। दिस वन इज SLM मेथड के थ्रू 81 आया और इसके थ्रू 80 आया। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है। क्लियर, रिटर्न डाउन वैल्यू पे बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी कॉस्ट पे जो एक बार फिक्स हो जाती है हर साल वो भी लगाई जाती है। तो दोनों मेथड हो गए अलग, दोनों से आपकी वैल्यू भी अलग आई। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कंपनी पहले साल में जो मेथड फॉलो करेगी वही उसको कमिंग ईयर्स में फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कि पहले साल में वो रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करती है, तो नेक्स्ट ईयर में भी उसे रिटर्न डाउन करना है, उसे नेक्स्ट ईयर में भी। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर कंपनी एक ही मेथड फॉलो करती है उसे आप उसमें कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होगे कि एसिड्स की वैल्यू यहाँ पे तो इतनी है, यहाँ पे इतनी है, आप डिफरेंस है 1,000, तो कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मेथड अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से ये तो थी एक ही कंपनी की बात। ऐसे ही अगर आपको 2 कंपनीज को कंपेयर करना है तो आप उन्हीं 2 कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो जो एक ही रूल्स फॉलो कर रही है। अगर वन कंपनी भी रिटर्न डाउन कर रही है और अनदर कंपनी भी रिटर्न डाउन कर रही है तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एक कंपनी को अपना equity पता लगेगा अगर वो एवरी ईयर एक ही मेथड फॉलो करेगी। सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मींस इफ कंपनी अडॉप्टेड वंस मेथड देन इट शुड बी अडॉप्टेड सेम मेथड इन द कमिंग ईयर्स। इससे क्या होगा, कंपनी को क्या मिलेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ओके, सो थर्ड कंसेप्ट है आपका एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या होता है, एक्यूरल कंसेप्ट क्या है कि कंपनी ने जिस दिन कस्टमर से डील कर लिया, ठीक है, जिस दिन उसको सेल या परचेज कर लिया उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के पास पैसा आया है या उसका पैसा गया। ठीक है, ये था आपका एक्यूरल कंसेप्ट। मींस transactions are recorded in the books of account when it is entered into. Note the settlement. Note when the settlement is done. It means एक्चुअल कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि जिस टाइम आपने डील कर लिया,
ठीक है, जिस टाइम सेल और परचेज कर लिया कस्टमर के साथ उसी टाइम आप अपनी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लो। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको अमाउंट मिली है या आपने दी है। ठीक है, सो कहने का मतलब जैसे आप बिजनेस चला रहे हो, मान लो शर्ट्स का बिजनेस चला रहे हो आप, ठीक है, आपने 1 लाख, कस्टमर आया, कस्टमर ने परचेज किया, ठीक है, 1 लाख की शर्ट्स परचेज करी, पर कंपनी ने कस्टमर ने बोला कंपनी को मेरे पास अभी पैसा बाद दूंगा, तो कंपनी क्या करेगी? क्या 2-3 मंथ्स बाद उसे अमाउंट रिसीव होगी उस टाइम एंट्री करेगी? नहीं, वो किस टाइम एंट्री करेगी? जिस टाइम उसने कस्टमर को सेल कर, उसको पैसा अगर बाद में मिलता है कोई बात नहीं, बट कंपनी उसको क्या उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेगी अपने बुक्स में, जिस टाइम उसने एंट्री कर ली, जिस टाइम उसने अपनी शर्ट्स बेच ली। ठीक है, सो एक्रोल कंसेप्ट वही कहता है कि आप जिस टाइम एंट्री कर लेते हो बुक्स में उसी टाइम आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज डजेंट मैटर कि आपकी सेटलमेंट उस टाइम हुई है या नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो अपने बुक्स जो बनाती है वो कौन सी डेट को बनाती है? मान लो वो बनाती है 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, 31 मार्च की बनाती है, 24 ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी के अकाउंट्स ऐसे चलते हैं, 1 अप्रैल को अपने बुक्स बनाती है और उसके एंड कब करती है? 2025 को एंड करती है। ठीक है, कंपनी ने कब बेची अपनी शर्ट्स? जो बेची है ए लिमिटेड ने, वो बेची है अपनी 28 फेब 2025। यहाँ उसने सेल करी, ठीक है, शर्ट सेल करी, रुपीस कितने की? इसकी वैल्यू 1 लाख। ठीक है, बट कस्टमर था उनका मिस्टर राम। ठीक है, मिस्टर राम कस्टमर था, मिस्टर राम ने जब सेल करी उस टाइम पेमेंट नहीं की, उसने जो पेमेंट करी है वो कब करी है? वो करी है मिस्टर राम ने पेमेंट इस दिन, यानी मैं 2 अप्रैल 2025 को पेमेंट करी है। ठीक है, 1 लाख की पेमेंट 2 अप्रैल 2025 में करी है। अब 31 मार्च 2025 के बीच के बनाए और उसने उसी बीच में शर्ट सेल करी है, बट उसको अमाउंट जिस दिन को क्लोज कर रही है अपनी बुक्स उसके बाद रिसीव हुई है, तो कंपनी क्या करेगी? इसकी एंट्री, यानी ये जो शर्ट्स की एंट्री है वो कौन से वाले अकाउंट्स में करेगी? 1 अप्रैल 24 से 25 वाले में, या 1 अप्रैल 25 से 26 वाले में? वो किस में करेगी? इस वाले में, जिस टाइम उसने अपनी सेल करी है। ठीक है, ये जो उसको पेमेंट रिसीव हुई है आप इसकी अगले साल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, जब आपने एंट्री कर ली उसी टाइम आप अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी अमाउंट फिक्स मिलेगी। सो यही है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। सर यही है कि जिस टाइम आप अपनी एंट्री कर लेते हो उसी टाइम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे, यानी यहाँ पे शर्ट्स की एंट्री कौन सी बुक्स में होगी? जो आपकी 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 25 के बन रहे हैं, उसमें इन शर्ट्स की एंट्री रिकॉर्ड, आपकी एंट्री कौन से में होगी? शर्ट्स की 1 अप्रैल 2024 से जो 31 मार्च 2025 बनाए हैं आपने, उसमें रिकॉर्ड होगी शर्ट्स के। तो यही है आपका। थैंक यू, आज की क्लास के लिए।